हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और आप रेगुलरली एडिटोरियल इनसाइट्स फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा आपको पता है, हम फोकस करेंगे अपनी वोकेबुलरी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में विद द हेल्प ऑफ एडिटोरियल्स। और ये हम पिछले 1 मंथ से हम मंडे टू फ्राइडे 10 AM हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स। तो जैसा आपको पता है, बैंकिंग वीडियो कोर्स प्रैक्टिस मॉक का आप परचेज कर सकते हैं। और अब वो बैंकिंग वीडियो कोर्स जो है अवेलेबल है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी। यानी आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट का ही सिर्फ कोर्स परचेज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और ये आपके प्रिपरेशन को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए भी ये सूटेबल है, क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर से यानी प्रीलिम्स लेवल से मेंस लेवल तक सारा सिलेबस कवर करता है। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं 10% डिस्काउंट जब आप कूपन कोड यूज़ करेंगे PM10। नेक्स्ट कि कैसे ये आपकी हेल्प करता है इनिशिएटिव, ठीक है, आपको पता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एडिटोरियल, अ रेयर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ क्या होता है? विन। ठीक है, तो आपको रीड करना है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, और फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने रीड कर लिया वीडियो को पॉज करके ये एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का। चलो स्टार्ट करते हैं। For a nation that vicariously follows football while lamenting the ineptness of its own team on the world stage, Tuesday's South Asian Championship title becomes comes as a rare good news। अब यहाँ पर vicariously का मतलब क्या है? एक नेशन जो vicariously फॉलो करता है फुटबॉल, इट मीन्स इनडायरेक्टली। क्योंकि अभी इंडियन टीम जो है वो बहुत हाई रैंक नहीं करती वर्ल्ड में, और इंडिया में भी स्पोर्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जो इंडिया में इनडायरेक्टली कैसे फॉलो किया जाता है फुटबॉल, जो इंटरनेशनल इवेंट्स होती हैं तो वहाँ पर बाकी कंट्रीज़ की टीम्स खेल रही होती हैं, या फिर जो दूसरे कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो डोमेस्टिक लीग होती है, फुटबॉल लीग्स, वहाँ पर उन्हें फॉलो किया जाता है कंट्री में। तो इसलिए कहा गया कि इनडायरेक्टली फॉलो किया जाता है स्पोर्ट इंडिया में। तो फॉर अ नेशन दैट indirectly follows football while lamenting the ineptness of its own team। lamenting यानी किसी चीज का दुख मनाना। और किस चीज की सैडनेस है कि जो हमारी टीम है वो इतनी स्किल्ड नहीं है। ineptness इज द लैक ऑफ स्किल, कि अभी हमारी टीम के पास इतनी स्किल नहीं है, तो इस बात का दुख है। तो ऐसी कंट्री के लिए जब जब साउथ एशियन चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया तो वो इट कम्स एज अ रेयर गुड न्यूज़। ये ये हमारे कंट्री के लिए एक रेयर गुड न्यूज़ है फुटबॉल के वर्ल्ड से। सो बाय बीटिंग कुवैत इन द फाइनल, इंडिया लिफ्टेड द ट्रॉफी फॉर द 9th टाइम एंड एक्सटेंडेड इट्स डोमिनेंस ओवर द रीजन। तो फाइनल में कुवैत को हराया, और जो है इंडिया ने ये 9th टाइम ये ट्रॉफी जीती। और जो ये साउथ एशियन रीजन है, इस पे अपनी डोमिनेंस, क्या होता है डोमिनेंस? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है उसको कहते हैं डोमिनेंट है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग होने का जो फैक्ट है उसको डोमिनेंस कहा जाता है। बट this triumph will rank higher than all the previous ones because, en route to the title, India defeated not one but two West Asian nations which are far stronger than the southern minnows। तो अब यहाँ पर जो ये है कि ये वाली जो जीत है, अब ऐसे तो 9 बार जीत चुके हैं इंडिया साउथ एशियन, जो साउथ एशियन चैंपियनशिप है। लेकिन ये वाली विन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या खास है इस विन के अंदर? तो ये यहाँ इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने हराया दो वेस्ट एशियन टीम्स को। दो वेस्ट एशियन कौन सी? कुवैत एंड लेबनान। ठीक है, अभी हम देखेंगे दो वेस्ट एशियन टीम्स को हराया इस टूर्नामेंट में, और फिर इस टूर्नामेंट को जीता। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टीम्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं बाकी जो टीम्स इस कंपटीशन में खेलती हैं उनसे। मिनोज आर, इसको हम कह सकते हैं कि जो नॉट पॉपुलर या फिर स्मॉल टीम्स, वो बहुत छोटी टीम्स हैं, यानी कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं है।
तो उनके कंपैरिजन में अगर इंडिया ने वेस्ट एशियन टीम्स को हराया दो, जब इस टूर्नामेंट में इंडिया ने खेला और जीता, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुवैत along with Lebanon was invited to be a part of the South Asian competition। तो साउथ एशिया में कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। तो ये साउथ एशिया की टीम्स हैं। तो साउथ एशिया की टीम्स में कुछ वेस्ट एशियन कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो कौन सी कंट्रीज थी? कुवैत एंड लेबनान। तो ये दोनों कंट्रीज की टीम्स आई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया साउथ एशियन चैंपियनशिप में। और साउथ एशियन चैंपियनशिप में जो टीम्स हैं वो वर्ल्ड की सबसे लोएस्ट रैंकिंग टीम्स में से हैं। तो उनके बीच में ये कंपटीशन होता है, फेस ऑफ, यानी कि compete करते हैं एक दूसरे के साथ, जो है कंपटीशन करते हैं। The two guests lifted the quality of the competition and on cue the hosts rose to the occasion। अब क्या हुआ कि जो गेस्ट थे, कौन थे गेस्ट? कुवैत एंड लेबनान। तो इन दोनों कंट्रीज ने क्या किया, इन्होंने कंपटीशन की क्वालिटी को ही बढ़ा दिया, क्योंकि बाकी सब टीम्स तो बहुत कम रैंक करती हैं, लेकिन ये दोनों टीम्स स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं। और ये जब इन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया साउथ एशियन चैंपियनशिप्स में, तो फिर इसकी वजह से कंपटीशन का लेवल ही बढ़ गया। और ऑन क्यू का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम पे। तो और जो होस्ट कौन थे? इंडिया। तो सही टाइम पे, ऑन क्यू, जो होस्ट थे दे रोज टू द ओकेजन। रोज टू द ओकेजन का मतलब होता है अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो उसको कहते हैं राइजिंग टू द ओकेजन। कि कोई डिफिकल्टी है, कोई चैलेंज है आपके सामने और आपने और ज़्यादा मेहनत की उस चैलेंज का सामना करने के लिए। तो इंडियन टीम ने भी उस मोमेंट पे और ज़्यादा मेहनत की जीतने के लिए। Before last week, India had beaten Lebanon just once in 46 years। The win came days before the South Asian Championship। तो इंडिया ने लेबनान को पहली बार हराया पिछले 46 ईयर्स में। तो इतना लंबा टाइम हो चुका था जब लास्ट इंडिया ने लेबनान को हराया, तो ये एक अचीवमेंट है। एंड द लास्ट टाइम दे प्लेड कुवैत बैक इन 2010। जब लास्ट टाइम 2010 में कुवैत के साथ मैच हुआ था, तो उसमें एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई थी। ह्यूमिलिएटिंग, जिसमें जो एम्बैरेसिंग डिफीट होती है, जिसमें शर्म आए। तो दिस इट इज़ 9-1 डिफीट। तो काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्जिन से इंडिया हार गया था उस मैच में। तो लेड बाय कैप्टन सुनील छेत्री एंड शूट आउट हीरो गुरप्रीत सिंह संधू, इंडिया प्लेड विद अ करेज एंड फ्रीडम दैट सेल्डम एसोसिएटेड विद इट। तो ये जो दोनों प्लेयर्स है, कैप्टन सुनील छेत्री और शूट आउट जो एक्सपर्ट है, हीरो है गुरप्रीत सिंह संधू, ये लीड कर रहे हैं इस टीम को। और जो इनकी लीडरशिप में जो इंडिया ने जैसा गेम खेला, तो उसमें करेज और फ्रीडम दिखाई देती है, जो कि आमतौर पे इंडियन टीम के साथ एसोसिएट नहीं की जाती, यानी लिंक नहीं की जाती आमतौर पे। ये एट्रीब्यूट्स जो हैं, करेज और फ्रीडम, ये इंडियन टीम के साथ नहीं जोड़े जाते। लेकिन जैसा उन्होंने खेला इस कंपटीशन के अंदर, तो ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि ये इंडियन टीम के लिए सही थे। सो सेल्डम इज रेयरली, बहुत कभी कभार ही कोई चीज़ होती है, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद, यानी कि linked to them। Chetri and Sandhu are the experienced faces of a young team in which most players are aged under 25। तो अब अगर हम बात करें कि ये दो, अभी ऊपर हमने कहा कि ये दोनों लीडरशिप में हैं टीम में, तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। लेकिन बाकी जो टीम है वो काफ़ी यंग है, ज़्यादातर प्लेयर्स जो है वो 25 से कम एज के हैं। On the cusp of breaking into the top 100 of the world, this side, led by coach Igor Stamak, is yet to be beaten this year। तो अब on the cusp of का मतलब आप ये मान सकते हो on the edge of, यानी कि बस होने ही वाला है। कोई चीज़ इवेंट जब होने ही वाली होती है, तो हम कहते हैं it is on the cusp of, ठीक है, on the cusp of victory, on the cusp of something। तो क्या होने वाला है कि ब्रेकिंग इनटू द टॉप 100। जो इंडियन टीम है वो टॉप 100 रैंकिंग में आने वाली है। तो ऑन द कस्प ऑफ, तो ब्रेकिंग इनटू, अच्छा ब्रेक इनटू का मतलब तो एक और भी होता है, वो तो होता है किसी बिल्डिंग में घुस जाना, ठीक है, चोरी करने के लिए, बर्गलरी करने के लिए आप यू ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग, बिना परमिशन के किसी बिल्डिंग में घुसना। लेकिन ये वो ब्रेक इनटू नहीं है। एक और मीनिंग होता है ब्रेक इनटू का, और वो होता है कि किसी, जैसे अगर हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उस रैंकिंग में आ जाना, उस ग्रुप में
एक जगह बना लेना। तो यहाँ पे टॉप 100 में इंडिया की टीम जो है वो आ जाएगी। तो ये जो साइड है, कौन कौन कोच है इस टीम का, इगोर सैमैक। तो ये जो है टीम अभी तक हारी नहीं है इस साल में जितने भी मैचेस हुए हैं, तो उसमें सभी मैचेस में या तो ड्रॉ हुआ है या जीते है, लेकिन अभी तक किसी ने इस टीम को हराया नहीं है। एंड वाइल दिस इज अ क्रेडिबल फीट, और ये एक क्रेडिबल फीट है। फीट क्या होता है? FEAT है। फीट इज अचीवमेंट। ठीक है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो ये एक अचीवमेंट है। कैसी अचीवमेंट है? क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हो। तो एक ऐसी अचीवमेंट है जिसके बारे में, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर, जिसको हम मान सकते हैं कि हाँ, दिस इज समथिंग इंडिया शुड अचीव। तो इंडिया मस्ट रिमेन कॉन्शियस। लेकिन ये सब अचीवमेंट के बाद भी इंडिया मस्ट रिमेन कॉन्शियस दैट अ मेजोरिटी ऑफ दोज विंस केम अगेंस्ट ऑब्सक्योर टीम्स। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन जो अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं इस ईयर, तो वो सब ऐसी टीम्स के अगेंस्ट हुए हैं जो कि कैसी हैं? ऑब्सक्योर टीम्स हैं। यानी वो टीम्स हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये कॉन्शियस, यानी कि वी शुड बी अवेयर कि इसका ध्यान रखना है कि अभी तक इस ईयर कोई मैच नहीं हारे हैं, लेकिन जो मैचेस हुए हैं वो सब ऐसी टीम्स के साथ हुए जो इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। Their real test will follow in the coming months when they take part in tournaments. अब रियल टेस्ट कब आएगा? जब वो थाईलैंड और मलेशिया में पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले मंथ्स में। ठीक है, बिफोर इवेंचुअली कंपीटिंग इन द एशियन कप इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो अब असली असली चैलेंज तो तब आएगा जब ये मलेशिया और थाईलैंड में जो है वहाँ पे कॉम्पीट करेगी टीम, और उसके बाद फिर जनवरी में जो एशिया कप होगा वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। तो वहाँ पर एक जो रियल टेस्ट है टीम का वो होगा। The current run gives India the perfect launch pad for the tougher challenges. अब जो ये करंट रन है, रन का मतलब यहाँ पर दौड़ना नहीं, रन का मतलब जो अभी परफॉर्मेंस चलती आई अभी तक, इस जो अभी चल रही है परफॉर्मेंस इंडिया की, तो वो एक इट गिव्स इंडिया द परफेक्ट लॉन्च पैड फॉर द टफर चैलेंजेस। तो यहाँ से एक एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो आगे आने वाले डिफिकल्ट चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। एक लॉन्च पैड, यानी जहाँ से वो अपनी आगे की जर्नी शुरू कर सकते हैं, आगे के जो डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बट दे मस्ट रिमेन कॉशियस। उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉशन क्या होता है? कि किसी चीज़ का ध्यान रखना कि नॉट टू गेट डाइवर्टेड बाय द हाइप। उन्हें इस चीज़, इस दे शुड बी अवेयर। उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाए, कहीं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। किससे? जो हाइप है, जो पॉपुलैरिटी मिल रही है। ठीक है, तो जो इन टीम्स को हरा के और साउथ एशियन चैंपियनशिप जीतने के बाद जो पॉपुलैरिटी मिल रही है, उससे वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एंड में एक कॉशन दिया, कॉशन की बात की गई है, यानी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो टोन हम कहेंगे वो कॉशनरी है, यानी कि जहाँ पे ऑथर जो है एक चीज़ के बारे में वार्निंग दे रहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें आगे जाने के लिए। अगर हम लास्ट के इन लाइंस की बात करें तो कॉशनरी है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में टोन क्या होगी? यहाँ पर है इट इज, कौन सी टोन होगी? ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे इट इज, तो यहाँ पर जो टोन है वो ऑडेटरी है, सॉरी लॉडेटरी है, यानी कि यहाँ पर तारीफ की जा रही है। यहाँ पर जो है एडमायरेशन एक्सप्रेस कर रहा है ऑथर, तो एडमायर कर रहा है, तारीफ कर रहा है। तो जो भी प्रेज प्रेज के सिनोनिम्स होंगे वो सब यहाँ पर टोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि एक रेयर गुड न्यूज़ है, इंडिया ने हराया, और जो कि तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं और उनको हराया, तो इसलिए यहाँ पर हम जो भी प्रेज से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेज कर रहे हैं उस पूरे पैराग्राफ में, तो फोकस होगा हमारा आ, उस प्रेज के सिनोनिम्स पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमने देखे, तो इस टाइप के जो फ्रेजेस होते हैं, राइज टू द ओकेजन, ये सब हमें पता होने चाहिए। ऑन क्यू, ओके, ऑन द कस्प ऑफ,
ये सब। तो ये सब चीज़ें, ये सब फ्रेजेस हमें पता हो। जब आप, काफ़ी लोग पूछने कि फ्रेजेस कैसे याद करें, तो फ्रेजेस जो यूज़ होते हैं एडिटोरियल्स में वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिमिलर फ्रेजेस, उसी उसी लेवल के, उसी टाइप के फ्रेजेस आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप फ्रेजेस की कोई बुक उठाएं और फिर वहाँ पे 2000 फ्रेजेस हों तो वो वैसे याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो रेगुलरली आते रहते हैं न्यूज़पेपर में, आपको उनको पिक करना है, उनकी मीनिंग्स ढूंढने हैं, और उनको, वो आपको पता होने चाहिए कि जो यूज़ हो रहे हैं। ओके, तो और ये बाकी वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, वो है एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म। एक ऐसा रिफॉर्म, रिफॉर्म क्या होता है, कोई यहाँ पर बात हो रही है इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक टाइप के इकोनॉमिक रिफॉर्म की, जो है जीएसटी, ठीक है। अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक नया सिस्टम आया था टैक्सेशन का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो था जीएसटी। तो उसके बारे में कि वो रिफॉर्म अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके ऊपर है। तो अभी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन होता है, देखो टैक्सेस, ठीक है, अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिवाइड करें तो या तो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस पे हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं मेनली इनकम टैक्स की बात करते हैं, ठीक है। और भी टैक्सेस होते हैं पर अभी हम बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में समझ रहे हैं, तो हम और बाकी स्मॉल कैटेगरीज को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, हम इस पर फोकस नहीं कर रहे टैक्सेशन सिस्टम पे। तो उस एडिटोरियल को समझने के लिए जितनी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि इनकम टैक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि जैसे जो जैसे कि पहले जो अप्लाई होते थे, वैट, ठीक है, उसके अलावा वैट की तरह और भी टैक्सेस जो है वो लगाए जाते थे। तो अब यहाँ पर यह है कि जैसे वैट है, सर्विस टैक्सेस थे, तो इस टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस डिस्कस नहीं करेंगे जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो 2017 से पहले क्या होता था, तो हर एक स्टेट की, ठीक है, हर एक स्टेट वन है, स्टेट टू है, ऐसे ही कितने स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का अपना एक अलग सिस्टम होता था। तो मान लो यहाँ पर ये चार्ज कर रहे हैं 12% वैट, ये चार्ज कर रहे हैं 20% वैट, ठीक है, कुछ गुड्स के ऊपर। ये सर्विसेज के ऊपर मान लो 18% चार्ज कर रहे हैं कुछ, और ये चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 15%। तो हर एक स्टेट का अपना एक अलग टैक्सेशन सिस्टम था, अलग लॉज थे। तो हर एक स्टेट के अंदर अलग रेट्स होते थे टैक्सेस के, जिसकी वजह से क्या होगा कि हर जो डिफरेंट गुड्स का जो रेट प्राइस था वो अलग स्टेट्स में अलग अलग हो जाता था। उसके अलावा कंपनीज के लिए इन टैक्सेस को ये सारे रूल्स को, इन सारे टैक्सेस को, टैक्स के जो रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, क्योंकि हर टैक्स के, हर स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के गुड्स और सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स रेट्स होते थे, ठीक है, और उनको फिर फाइल करना है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती थी, जैसे जब यहाँ पे स्टेट वन है और यहाँ पर स्टेट टू है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम की हम बात करें, स्टेट यहाँ पर है हमारा, स्टेट थ्री में सी पोर्ट है। तो स्टेट वन से मिक्स्ड गुड्स बने, वो अब जब स्टेट वन से बाहर जाएंगे, तो जो हाईवेज होते थे या फिर जो भी रोड्स हैं, जब स्टेट वन से स्टेट टू पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी टैक्सेस लगते थे, वहाँ पर भी टैक्सेस लगाए जाते थे जब गुड्स स्टेट से बाहर जा रहे हैं। सिमिलरली स्टेट टू भी अपने टैक्सेस लगाता था, जबकि गुड्स जो है वो स्टेट वन से स्टेट टू में गए, स्टेट टू से फिर स्टेट थ्री में गए, जहाँ पे स्टेट थ्री अपने टैक्सेस उस पर जो है अप्लाई करेगा, और फिर ये फिर जो है गुड्स जो है वो फिर एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट किए जाते थे गुड्स। तो इसमें क्या होता था कि वो मल्टीपल लेवल पे टैक्सेशन होता था, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, और साथ साथ कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती थी, क्योंकि जितने डिफरेंट स्टेट से जो गुड्स हैं वो मूव करेंगे, तो फिर उतने ही ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और उतना ही ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम अब जब ये एक्सपोर्ट करेंगे हम गुड्स दूसरी कंट्रीज़ में, तो ऑलरेडी उसको हायर प्राइस पे होंगे,
ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ अगर हमसे कम प्राइस पे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ को, तो हमारे जो भी हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम कम्पिटिटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको कम प्राइस पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो ये सब इश्यूज थे, हाँ, जो सिस्टम पहले था 2017 से। उसके बाद फिर 2017 में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी जैसे आपको पता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी में क्या क्या हुआ, फिर जीएसटी में हुआ कि एक यूनिफॉर्म रेट रहेगा, यानी कि कोई भी गुड्स हैं तो वो चाहे किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में प्रोड्यूस हों, उन पर एक यूनिफॉर्म टैक्स अप्लाई किया जाएगा। और उसके अलावा एक एक जो कॉमन लिस्ट होगी आइटम्स की कि किन आइटम्स पे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा, वो कॉमन रहेगी पूरे कंट्री के अंदर। और इसी के लिए एक बनाया गया जीएसटी काउंसिल, जहाँ पे जहाँ पे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगेगा, और अगर लगेगा तो कितना लगेगा। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस बनाने हैं वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो है जो उनके स्टेट में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पे टैक्स लगाने की पावर नहीं रही, क्योंकि वो पावर अब किसके पास चलेगी, जीएसटी काउंसिल के पास, जिसपे सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो अब वो ये सब मिलके डिसीजन लेंगे, तो वो सब पे एप्लीकेबल होगा सारे स्टेट्स पर। लेकिन इंडिविजुअली अब स्टेट्स जो हैं वो टैक्सेस नहीं अप्लाई कर पाते जो वो इस पिछले सिस्टम में कर रहे थे, यानी उनका रेवेन्यू कम हो गया। और इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि 5 इयर्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को एक एक फिक्स अमाउंट पे करेगी, जिसमें अलग अलग जैसे 5 इयर्स के बाद यहाँ पर तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेट्स को पे करेगी एक फिक्स अमाउंट, ताकि जो भी उनके रेवेन्यू में जो भी शॉर्टफॉल है, यानी रेवेन्यू में जो भी कमी आई है जीएसटी आने की वजह से, वो पूरी हो जाए। और इसी में ये उम्मीद भी थी कि इन 5 साल में क्या होगा कि जीएसटी बढ़ते बढ़ते जीएसटी का लेवल इतना हो जाएगा कि जो इन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली फंड्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब फिर ये इतना बैकग्राउंड हमें चाहिए इस एडिटोरियल को समझने के लिए। अब इस जीएसटी काउंसिल को बने हुए और जीएसटी को एप्लीकेबल हुए हुए 6 इयर्स हो चुके हैं, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। थोड़ा बैकग्राउंड आपके पास है, अगर आप पहले से जानते थे जीएसटी के बारे में तो आपको थोड़ा ईजियर रहेगा समझना, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी हेल्प के डिक्शनरी से इसको रीड कर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। सो आई होप आपने ये तीनों जो पेजेस थे वो रीड कर लिए हैं, पूरा एडिटोरियल रीड कर लिया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो India's tryst with the goods and services tax launched at a special midnight parliament session with unusual fanfare completed 6 years this month। तो जो इंडिया ट्रस्ट है, ट्रस्ट होता है मीटिंग दो लोगों के बीच में, तो अब यहाँ पर किस चीज़ की बात करें, इंडिया और जीएसटी। जो मतलब यानी इंडिया में जब जीएसटी एप्लीकेबल हो तो इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि जब जीएसटी इंडिया में अप्लाई हुआ, तो जब इंडिया और जीएसटी मिले, ट्रस्ट विद द जीएसटी लॉन्च्ड। अब ये जो जीएसटी लॉन्च कब हुआ था, एक स्पेशल मिडनाइट पार्लियामेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था विद अनयूजुअल, यानी कि जो नॉर्मल से ज़्यादा, ठीक है, फैनफेयर थी। फैनफेयर यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कोई हम कोई इवेंट, जब हम कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत ज़्यादा कोई सेरेमनीज करें, या फिर जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो, मीडिया उसको बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, तो ऐसी कोई इवेंट हो, तो वो ऐसी ही इवेंट थी जिसमें रात को मिडनाइट सेशन बुलाया गया, जहाँ पर मीडिया ने भी काफ़ी फोकस किया और फिर इसको लॉन्च किया गया था। तो उसको 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस महीने,
Marking the occasion, Finance Minister Nirmala Sitharaman emphasized that the GST has moved the country towards a unified market from a situation where each state mandated different indirect tax structures. तो यहाँ पर इसी ओकेजन पे, यानी जब 6 years कंप्लीट हो गए, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने इसको एम्फेसाइज किया, यानी इस बात पर जोर दिया, इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो जीएसटी है उसने कंट्री को एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ाया जो कि एक यूनिफाइड मार्केट है, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सेम ही सिस्टम है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नहीं है। फ्रॉम अ सिचुएशन वेयर ईच स्टेट मैंडेटेड डिफरेंट इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर्स। ये कहाँ से आया? इससे पहले जो सिस्टम था उसमें हर स्टेट का अपना अलग इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर था, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन जब जीएसटी आया तो फिर पूरे इंडिया, पूरी कंट्री की एक यूनिफाइड मार्केट बन गई और पूरे कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनका एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया। ठीक है, तो ये सब था। डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स हुआ करते थे। स्ट्रक्चर्स यानी कि किस जो उनका टैक्सेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बनाया गया है, और प्रोसीजर यानी कि क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो वाइल इंटरस्टेट बॉर्डर्स वर मार्क्ड बाय बॉटलनेक चेक पोस्ट, और इंटरस्टेट बॉर्डर जब सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता था, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में जाता था, तो वहां पर क्या होते थे, वहां पर चेक पोस्ट होती थी स्टेट के बॉर्डर्स पे, जहां पर फिर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता था, एक तो गुड्स का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता था, दूसरा डिले हो जाता था, क्योंकि हर हर जब भी स्टेट बॉर्डर क्रॉस करना है तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स वेट कर रहे होते थे काफ़ी लंबे टाइम तक लाइन में, ताकि वो टैक्स पे करें और फिर नेक्स्ट स्टेट में मूव ऑन करें। तो मार्क्ड बाय यानी कि जो ये स्टेट बॉर्डर्स थे वो वहाँ पर एक कॉमन साइट थी। ये आम तौर पर ये देखा जाता था कि वहाँ पर बॉटल नेक चेक पोस्ट है। बॉटल नेक क्या होता है? जहाँ पर जैसे कोई चीज़ जो किसी की ग्रोथ को रोक दे, बॉटल नेक, ठीक है, अड़चने, प्रॉब्लम्स। तो जो जो चेक पोस्ट होती थी वो ट्रैफिक के लिए एक बॉटल नेक का काम करती थी, ट्रैफिक को वो काफ़ी स्लो डाउन कर देती थी। तो दैट एडेड टू लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट थी वो बढ़ जाती थी। लॉजिस्टिक्स होता है जब आप सामान को आप कहीं से परचेज करते हैं और फिर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, आप ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं, आपने तो ऑर्डर कर दिया, पर वो सामान कहाँ से प्रोक्योर करना है, किस कंपनी से परचेज करना है, ठीक है, एक वेयर हाउस मेंटेन करना है जहाँ पे कौन से सामान होना चाहिए, और टाइमली डिलीवरी कैसे करनी है, ठीक है, वो पूरा सिस्टम कि किस टाइम पे जो वेयर हाउस है उस वहाँ पे स्टॉक को हमें रिप्लेनिश करना है कि वापस रीस्टॉक करना है सामान को, किस टाइम पे जो है ट्रक्स या फिर डिलीवरी वैन्स जो है वो किस सेंटर से किस सेंटर तक सामान को लेके जाएंगे। तो ये सब सारी जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, ये सब लॉजिस्टिक्स का ही पार्ट होते हैं। किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह हम मूव करते हैं। तो जब सामान मूव होता था, गुड्स मूव होते थे इंटरस्टेट बॉर्डर्स पे, तो वहाँ पर लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती थी, और इंडिया के जो गुड्स की कंपेटिटिवनेस है वो कम हो जाती थी। इंडिया के गुड्स बाकी कंट्रीज में compete नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनके कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती थी। एक तो डिले हो जाते थे, दूसरा जो महंगे भी हो जाते थे, कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। सो introduced soon after the demonetization shock, the GST was viewed as another disruptor। तो जब ये इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी 2017 में, तो उस टाइम पे उससे कुछ टाइम पहले, उससे एक साल पहले ही डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो उस वक्त ये माना गया कि जीएसटी एक और डिसरप्टर है इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए। डिसरप्टर यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो एक मार्केट को या एक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे, ठीक है, रेडिकली चेंज कर दे, बहुत ज़्यादा चेंज ले आए, तो उसको हम कहेंगे डिसरप्ट कर दिया मार्केट को। और डिसरप्टर ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई कंपनी जो, या फिर कोई ऐसा टैक्स, ठीक है, जो मार्केट को बिल्कुल काफ़ी हद तक चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये माना गया जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में एक मेजर चेंज लेकर आएगा जीएसटी भी, जैसे डीमोनेटाइजेशन लेकर आया था। एंड इट्स इनिशियल टेक्निकल स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजर चैलेंजेस टुक अ व्हाइल टू सॉर्ट आउट। और उसमें जो शुरुआत में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कि कैसे वो जीएसटी जो पूरा रजीम है, सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस लेवल पे क्या चीज़ें होंगी, वो पूरा स्ट्रक्चर, उसमें प्रॉब्लम्स थे। प्रोसीजरल कि क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, जो ये टैक्सेशन सिस्टम है इसको कंप्लाई करने के लिए, नहीं इसको फॉलो करने के लिए। तो इसमें
टुक अ वाइल मीन्स टाइम, ठीक है, तो इट टुक सम टाइम, इन सब चीज़ों को, इन सब चैलेंजेस को फेस करने में कुछ टाइम लगा, इनको सॉर्ट आउट करने में यानी कि सॉल्व करने में कुछ टाइम लगा. That all businesses with annual turnover of 5 crore will have to generate e-invoices starting this August, and that there has been no ostensible pushback from smaller businesses over this indicates that firms have gradually embraced the change. तो अब हम अगर हम देखें कि इस साल अगस्त से जो भी बिजनेसेस का टर्नओवर यानी जितना भी वो अर्न कर रहे हैं वो 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उन्हें ई इन्वॉइसिंग करनी पड़ेगी, यानी कि ऑनलाइन उन्हें इन्वॉइसेस बिल्स जनरेट करने पड़ेंगे ऑनलाइन ही. तो अब इसमें कहा जा रहा है कि अगर इस स्टेप को लेके अगर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई पुश बैक नहीं किया, यानी कि उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, तो यहाँ पर पुश बैक विरोध कह सकते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया उनकी तरफ से. तो ये माना जा सकता है कि जो ये कंपनीज हैं, फर्म्स यानी कि कंपनीज तो या बिजनेसेस, तो इन्होंने ये धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया है जीएसटी को. एम्ब्रेस मीन्स टू एक्सेप्ट, यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस चेंज को. अच्छा, एक और वर्ड था यहाँ पे, देयर हैज़ बीन नो ऑस्टेंसिबल पुशबैक. ऑस्टेंसिबल होता है अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन हो कुछ चांसेस है कि हो सकता है कि ना भी हो, हमें लग रहा है कि ठीक है बट मे बी देर आर सम चांसेस कि हो सकता है ना हो. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई पुशबैक नहीं है, तो देखने में तो लग रहा है कि कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, हो सकता है हो पर अभी नहीं है, ठीक है. तो ये यहाँ पर मीनिंग है ऑस्टेंसिबल का. The revenue department's crackdown on fake invoicing and other techniques deployed by tax evaders may compel the few outliers to fall in line too. अब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्रैकडाउन किया है, क्रैकडाउन होता है कोई भी जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट या फिर कोई भी अथॉरिटीज जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रैकडाउन. तो यहाँ पर अब किस पे क्रैकडाउन हुआ, किसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया? फेक इन्वॉइसिंग, नकली बिल्स, नकली इन्वॉइसेस जनरेट करना, और उसके अलावा और जो दूसरी टेक्निक्स यूज कर रहे थे कुछ बिजनेसेस, तो डिप्लॉयड यानी कि यूज्ड बाय टैक्स इवेडर्स. अब इवेडर होता है कोई किसी चीज से बच के भाग रहा है. अब यहाँ पर टैक्स इवेडर का मतलब कि वो पर्सन जो टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स से बच रहा है टैक्स देने से, ठीक है. तो जो भी लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, जीएसटी की वो देने से बच रहे थे, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया. ये अब ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, इट दे में कंपेल यानी कि फोर्स, ठीक है. तो जो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, इससे हो सकता है कि जो थोड़े बहुत आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स जो लोग जो बाकी लोगों से जिनका ओपिनियन नहीं मिलता. अभी यहाँ पर कहा गया है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने उनका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया जीएसटी के ये जो 5 करोड़ जो ई इनवॉइसिंग वाला स्टेप अभी हमने डिस्कस किया, तो उसको लेके कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है. लेकिन कुछ लोग होंगे फिर भी जो इससे एग्री नहीं करते. तो आउटलायर्स वो होते हैं जो ज़्यादातर जो एक पब्लिक ओपिनियन बना हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनका एक डिफरेंट कुछ ओपिनियन होता है. तो ऐसे लोग जो अभी भी जो टैक्स के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे प्रॉपरली, उनको कहा गया आउटलायर्स. तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, इससे वो आउटलायर्स को भी फोर्स होंगे कंप्लाई करने के लिए, यानी कि रूल्स को फॉलो करने के लिए. फॉल इन लाइन का मतलब होता है टू कंप्लाई विद रूल्स, यानी कि रूल्स को फॉलो करना. तो वो लोग भी अब फोर्स हो जाएंगे कि उन लोगों को फोर्स किया जाएगा कि वो इन रूल्स को फॉलो करें. टाइटनिंग कंप्लायंस, अब यहाँ पर कंप्लायंस आ गया. कंप्लाई जो है वर्ब है, कंप्लायंस एक नाउन है. तो कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया? कंप्लायंस का मतलब एक रूल को फॉलो करने का जो एक्शन होता है उसको कंप्लायंस कहा जाता है. तो टाइटनिंग कंप्लायंस मतलब जो कंप्लायंस से बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं जीएसटी को. सो एंड द पोस्ट पैंडेमिक रीबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो एक तो ज़्यादा लोग टैक्स के सिस्टम को, जीएसटी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. दूसरा पैंडेमिक, पोस्ट मीन्स बाद में, तो पैंडेमिक के बाद में जो रीबाउंड हुआ, जो रिकवरी हुई इकोनॉमी में, ठीक है, उसकी वजह से रेवेन्यूज जो हैं जीएसटी के वो बढ़ रहे हैं. बट विद मिस सीतारमन, विच मिस सीतारमन हैड सजेस्टेड वर अंडरवेलमिंग एज ऑफ लेट 2021. तो जब 2021 में कहा गया था कि जीएसटी के जो कलेक्शन है वो अंडरवेलमिंग है, यानी कि उम्मीदों से कम है, लेकिन
अब उसके बाद से जैसे जैसे टैक्स का कंप्लायंस बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं टैक्स को, तो और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है पैंडेमिक के बाद, तो उससे टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो वो ये 2021 में उम्मीद से कम था कलेक्शन, जब काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, व्हेन द काउंसिल सेट अप अ मिनिस्टेरियल ग्रुप टू रैशनलाइज द अनविल्डी मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर। तो 2021 में, अब इसको इसको कैसे समझेंगे, जीएसटी में जैसे आपको पता है अलग अलग टैक्सेशन रेट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके अब इसमें एक डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रेट्स थे, तो कोशिश ये की जाती है जीएसटी में, आइडियली तो ये होना चाहिए कि एक फिक्स रेट होना चाहिए सब गुड्स एंड सर्विसेज पे। पर क्योंकि अब हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से मूव ऑन कर रहे थे, तो इसीलिए एक डिफरेंट रेट्स रखे गए अलग 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 टाइप के गुड्स पे। फिर ये बताया गया कि किस 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 सिस्टम में किस टाइप के गुड्स पे कितना टैक्स पे किया जाएगा। तो क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर था ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था, अनविल्डी का मतलब यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स समझ सकते हो, बर्डनसन समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रेट स्ट्रक्चर थे, तो गवर्नमेंट ने एक ग्रुप फॉर्म किया मिनिस्टर्स का, मिनिस्टेरियल ग्रुप, जहाँ पे उन्हें कहा गया कि वो रैशनलाइज करें इस स्ट्रक्चर को, यानी कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे मॉडिफाई करें कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो रैशनलाइज का मतलब होता है किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट की जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाना। तो ये इसलिए एक ग्रुप बनाया गया था, ताकि ये जो मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर है ये इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ताकि इससे टैक्स के जो कलेक्शन है वो बढ़ जाए। इनफ्लो, किसी भी फ्लूइड के फ्लो को हम बोलते हैं कि जैसे वाटर इनफ्लो, कितना पानी आ रहा है, तो यहाँ पर टैक्स इनफ्लो या मनी का इनफ्लो जब हम कहते हैं तो कितना मनी कलेक्ट हो रहा है। ओके, सो दिस जून, अब इस ईयर के जून की बात करिए, ये तो था 2021 की बात जब ये ग्रुप बनाया गया था। GST revenues crossed 1.6 lakh crore rupees, only the fourth such occasion in its 72 months existence। तो हर मंथ में कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो है, तो 72 मंथ्स हो चुके हैं, उसमें से चौथी बार है कि इतना ये लेवल क्रॉस हो गया इस ईयर जून में, लिफ्टिंग द एवरेज कलेक्शंस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर टू नियरली 1.7 लाख करोड़। तो इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, वन फोर्थ। ठीक है, तो 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका वन फोर्थ कितना होगा, ठीक है, वन फोर्थ कितना होगा, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स यानी कि जो, अब हम फाइनेंशियल ईयर की जब हम बात करते हैं तो अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई और जून, तो ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर हो गया, इस तरह 4 क्वार्टर्स होते हैं हर ईयर में। तो जो अप्रैल मई और जून का जो एवरेज कलेक्शन है वो बढ़ गया है। ठीक है, लिफ्टिंग यानी कि इंक्रीजिंग, जो एवरेज टैक्स कलेक्शन वो बढ़ के 1.7 लाख करोड़ हो गया, और हेल्थी 12% ओवर लास्ट ईयर्स किटी। अब जो लास्ट ईयर अगर हम बात करें जितना टैक्स कलेक्ट हुआ था अप्रैल मई और जून में, उसके कंपैरिजन में इस साल जो एवरेज टैक्स कलेक्ट हुआ है अप्रैल मई और जून में, उसमें 12% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, द रीसेंट रेवेन्यू बॉयंसी, बॉयंसी का मतलब जब हम मार्केट में बात करते हैं बॉयंसी की, या फिर रेवेन्यू वगैरह टैक्सेस वगैरह में बॉयंसी की बात करते हैं, यानी कि हम उनकी इंक्रीज, उनकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो जो ये अभी जो टैक्स कलेक्शन जो बढ़ा हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, इवन इफ इट मे फेस अ ब्लिप if consumption growth falters amid a slowing global economy bodes well for states। अब जो यहाँ पर है ये कहा जा रहा है कि जो अभी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये स्टेट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। ये देखो यहाँ पर बोर्ड्स वेल फॉर द स्टेट्स। अब यहाँ कॉमा ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पर पहले हम ये समझे कि जो ये रिसेंटली अभी रेवेन्यू बढ़ा है ये स्टेट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। बोर्ड्स वेल मतलब कि एक अच्छा सिग्नल है स्टेट्स के लिए। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो ये जो बॉयंसी है, जो ये इंक्रीज है टैक्स कलेक्शन में, अगर ये एक ब्लिप भी फेस करता है, ब्लिप मतलब कि थोड़े टाइम के लिए अगर ये कम भी हो जाता है टैक्स कलेक्शन, ठीक है, अगर अगर कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो फॉल्टर यानी कि वीकन हो जाती है। अब कंजम्पशन ग्रोथ का मतलब, हम जैसे हम लोग क्या होता है, जब भी हमें कोई सामान चाहिए हम मार्केट से परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हम उस पर टैक्स पे करते हैं, तो जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स जाएगा। अब अगर कंजम्पशन हमारी कम भी हो जाती है, कम होगी, अगर लोग कम सामान परचेज करेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी वजह से मान लो कंजम्पशन कम भी हो गई इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा, तो टैक्स कलेक्शन कुछ टाइम के लिए कम हो सकता है। तो अगर ऐसा भी होता है
तब भी स्टेट्स के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो है वो बढ़ने का है। तो ब्लिप जब हम वर्ड यूज़ करते हैं, अब अगर आप एक कोई ग्राफ देख रहे हो और उसमें से इंक्रीज है, फिर या थोड़ा सा ड्रॉप है, फिर इंक्रीज है, तो आप जनरल ट्रेंड देखोगे कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। बीच में ब्लिप है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए कम कलेक्शन हुआ या उसकी वैल्यू कम रही, जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, जिस चीज़ को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ब्लिप मतलब कि जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर कमी भी आती है थोड़े टाइम के लिए टैक्स कलेक्शन में, तब भी ये स्टेट्स के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो स्टेट्स थे वो चिंता कर रहे थे, दे वर वरीड अबाउट देयर फिस्कल कैपेसिटी आफ्टर 5 years ऑफ एश्योर्ड रेवेन्यूज थ्रू जीएसटी कॉम्पेंसेशन। अब याद करो अभी जैसे मैंने कहा था 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जो भी उनके रेवेन्यू में कमी होगी स्टेट्स के रेवेन्यू कैपेसिटी में, वो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी 5 years तक के लिए। तो वो 5 years निकल चुके थे लास्ट ईयर। तो उसके बाद से जो स्टेट्स थे उनको ये चिंता थी कि अगर अब उनका जो रेवेन्यू में जो कलेक्शन है वो कम होगा रेवेन्यू का, तो वो उनका कैसे जो शॉर्टफॉल है टैक्स कलेक्शन में वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें 5 years के लिए प्रोवाइड कर रही थी जो मनी, अब उसका टाइम तो निकल चुका है, लास्ट जुलाई में वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब अगर ओवरऑल टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें उनका शेयर भी इंक्रीज होगा, यानी कि स्टेट्स का भी को भी रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जीएसटी में से ही हर स्टेट को रेवेन्यू जो है वो मिलता है। ठीक है, तो फॉर टैक्स पेयर्स एंड कंज्यूमर्स हाउएवर मच रिमेन्स टू बी डन। अब हमने ये देखा कि स्टेट्स के लिए तो ठीक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हर स्टेट का शेयर भी उनको जो जितना मिल रहा है रेवेन्यू जीएसटी टोटल जीएसटी कलेक्शन में से वो भी बढ़ेगा। तो उसमें तो उसके ऊपर तो काम हुआ है ओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मच रिमेन्स टू बी डन टिल द जीएसटी कैन बी कंसिडर्ड गुड सिंपल टैक्स, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अभी वो गुड सिंपल टैक्स नहीं है। ठीक है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लेवीज हैव बीन एक्सटेंडेड टिल एटलीस्ट मार्च 2026। अब यहाँ पर जो ये कॉम्पनसेशन सेस था, अब सेस क्या होता है, जैसे सेस भी एक टाइप का टैक्स होता है, एक स्पेशल पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाया जाता है तो वो सेस हो जाता है। तो अब जीएसटी कंपनसेशन जो सेस था, यानी कि यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा दे रही थी, तो उसके लिए उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से टैक्स लगाया था, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी 2026 तक चलता रहेगा, यानी ये टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स पेयर्स को। लेवी क्या होता है, टैक्स, यानी उसको टैक्स को अप्लाई करना। ठीक है, तो हैव बीन एक्सटेंडेड टिल एटलीस्ट मार्च 2026 इंस्टेड ऑफ द इनिशियल 5 year टेन्योर। तो अभी 5 साल तक जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पे करती, तो वो तो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसके लिए जो सेस लगाया था गवर्नमेंट ने वो अभी भी 2026 तक चलेगा, ड्यू टू द ट्रांजिटरी शॉक ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन ऑन रेवेन्यूज। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया था और गवर्नमेंट को के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाया, उसको पूरा करने के लिए ये जो कॉम्पेंसेशन सेस है ये मार्च 2026 तक जो है वो लागू रहेगा। तो ये ट्रांजिटरी शॉक मतलब टेम्पररी। ठीक है, 2020 और 2021 में इकोनॉमी को एक और रेवेन्यूज़ को भी एक शॉक लगा था कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से, तो उसको रिकवर करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिमेन्स अ पेन पॉइंट फॉर इंडस्ट्री। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या इशू है, अब यहाँ पे एंड में इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में। तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यानी कि जो भी डिस्प्यूट्स का समाधान है, सॉल्यूशन है, वो अभी भी एक पेन पॉइंट है इंडस्ट्री के लिए, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है, एक ट्रबल है, क्योंकि डिस्प्यूट्स अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो रहे। कैसे, विद जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टिल नॉट सेटअप। ट्रिब्यूनल्स होते हैं एक स्पेशल कोर्ट्स, एक स्पेसिफिक टाइप के कोर्ट्स। तो जीएसटी के अपीलिएट ट्रिब्यूनल्स, अब अपीलिएट का मीनिंग होगा जो अपील्स हैंडल करते हैं, ऐसे कोर्ट्स। तो जैसे अगर एक कोर्ट में एक केस जाता है एक कोर्ट के अंदर, एक कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, फर्स्ट एक जो फर्स्ट और जो जो दो पार्टीज थी
तो उसने कोर्ट ने इस पार्टी के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब ये जो सेकंड पार्टी है इसके अगेंस्ट डिसीजन, तो वो अब क्या करेगा, वो अपील करेगा इस डिसीजन के अगेंस्ट। तो अभी ये कहाँ जाएंगे, तो उसी के लिए जो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स थे ये एस्टैब्लिश होने थे, ताकि अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन दिया किसी कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो वो जीएसटी के ट्राइब्यूनल्स में, अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में फाइल होनी थी। लेकिन ये अभी सेटअप नहीं हुए हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है कि डिस्प्यूट्स जो है वो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, देयर इज नो रोड मैप इन साइट ऑन द रेट रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। अभी फिलहाल कोई रोड मैप, कोई प्लान नहीं है कि कैसे, जो अभी हमने देखा इतने सारे डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं अलग अलग सामानों पे, तो वो कैसे रैशनलाइज किए जाएंगे, कैसे वो ज़्यादा एफिशिएंट बनाए जाएंगे, कैसे उन नंबर ऑफ रेट्स को कम किया जाएगा, तो उसके ऊपर अभी कोई प्लान नहीं है। और द इंक्लूजन ऑफ एक्सक्लूडेड आइटम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रियल एस्टेट, तो इसके ऊपर भी कोई प्लान नहीं है कि कब रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी में लाया जाएगा। जैसे ये वाली चीज़ें अभी भी जीएसटी के बाहर है। तो जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था, ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रियल एस्टेट जीएसटी के बाहर रखे गए थे, और अभी कोई प्लान नहीं है कि कब इन्हें वापस इन्हें जीएसटी में इंक्लूड किया जाएगा। विदाउट विच द एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम द जीएसटी रिमेन कंस्ट्रक्टेड। अगर ये जब तक जीएसटी में इंक्लूड नहीं होंगे तब तक जीएसटी की एफिशिएंसी लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड मीन्स लिमिटेड। द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन। अब जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है, डिसीजंस लेता है जीएसटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये सजेशन दिया जा रहा है कि उन्हें ज़्यादा ऑफन, यानी कि जल्दी मिलना चाहिए, फ्रिक्वेंटली मिलना चाहिए, एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू मस्ट डू लिस्ट। और जो टू डू लिस्ट यानी क्या क्या उन्हें काम करने, उन्हें उससे चेंज करके मस्ट डू लिस्ट बनाना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए। ओके, और एक्सपीडिशियसली मतलब बहुत जल्दी, यानी कि क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो जल्दी से उसको इसके ऊपर काम करना चाहिए, जल्दी मिलना भी चाहिए, और क्विकली वो जो टू डू लिस्ट है कि हाँ हम ये करेंगे, उसको मस्ट डू लिस्ट बनाना चाहिए कि ये करना ही है। ओके, तो ये सजेशन थे। एंड तो ये जो टाइटल था कि एन इनकम्प्लीट रिफॉर्म, क्या ये जस्टिफाई कर रहा है इस पैसेज को? कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले बात की गई जीएसटी के बारे में, बताया गया, ये बताया गया कि स्टेट्स के लिए क्या कंसर्न्स थे, ये सब। उसके बाद फिर ये बताया गया कि कैसे ये कंप्लीट अभी रिफॉर्म नहीं है, इनकम्प्लीट कैसे है, क्योंकि अभी कुछ जो ये सेक्टर्स है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड रियल एस्टेट, ये अभी भी जीएसटी में नहीं इंक्लूड होते। और उसके अलावा जो रेट्स हैं वो भी अभी रैशनलाइज नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे रेट स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है, ये भी अभी नहीं हुए, तो ये इनकम्प्लीट रिफॉर्म है। तो जो टाइटल है वो जस्टिफाई कर रहा है, जो एडिटोरियल है वो जस्टिफाई कर रहा है टाइटल को। सो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमने आज देखे, ठीक है, इनमें से काफ़ी वर्ड्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्टेंसिबल है, ठीक है, और मार्क बाय है, मैंडेटेड है, एम्फेसाइज्ड है, तो ये सब वर्ड्स इस टाइप के हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा फ्रेज भी हमने देखे कुछ, टुक अ वाइल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये आपको देखना, अब इसमें से मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हो सकता है कुछ वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ वही मीनिंग देख रहे हैं जो कि पैसेज से रिलेवेंट है, जो पैसेज में जो मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो वर्ड। ओके, ठीक है, तो ये लास्ट पेज है, आप एक उनको देख सकते हैं, इनको रिवाइज करना है, और याद करने की ऐसे कोशिश नहीं करनी, ठीक है, रटने की कोशिश नहीं करनी। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से आपको ये अपने आप याद होने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, and please subscribe to the channel if you haven't already. Thank you.